नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दा चर्चा में है। मुद्दा यह है कि क्या राजनेता न्यायपालिका को जज कर सकते हैं। यह मुद्दा इसलिए क्योंकि खुद न्यायपालिका यह सवाल उठा रही है कि तुम कौन होते हो हमें जज करने वाले। जज करने की जिम्मेदारी तो हमारी है, यानी न्याय देने की जिम्मेदारी तो हमारी है। ये किस व्यक्ति के रेफरेंस में बात हो रही है? तो बात हो रही है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में। क्यों हो रही है? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो लिकर पॉलिसी स्कैम हुआ था, उस पॉलिसी के स्कैम से अरविंद केजरीवाल जी को फरवरी 27 के दिन राहत दी गई थी, यह कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। यह कहते हुए आप रोने लगे थे। जब इन्हें राहत दी गई तो उनके खिलाफ यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। तो ट्रायल कोर्ट के फैसले में जिसमें इन्हें बरी किया गया, उस मामले के बाद यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट के जज तय हुई और जज के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि मैडम, आपसे मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक महिला जज पर जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, जज का नाम जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जिनका नाम था, इनके ऊपर केजरीवाल जी का आरोप था कि आप मुझे न्याय नहीं दे पाएंगी। अगर आप अपने इस केस से हट जाएं तो मुझे शायद न्याय मिल पाए। इस बात पर सुनवाई हुई, बकायदा कोर्ट ने इसको सुना और सुनकर के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला दे दिया। कहा कि मैं केजरीवाल जी के दबाव में अपने इस केस से नहीं हटूंगी, और नहीं हटूंगी इसका मतलब सीधा है कि मैं इस मामले की पूरी सुनवाई करूंगी। मतलब केजरीवाल जी जिस जज पर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने अपने केस से हटने से इनकार कर दिया है। तो चलिए आज के इस पूरे सेशन में आपको विषयवार तरीके से बताएंगे कि केजरीवाल जी ने जज पर क्या आरोप लगाए और जज साहब ने अपने तरफ से क्या तर्क देते हुए अपने आप को कोर्ट में बरकरार रखा। अल्टीमेटली इस पूरे मामले की जब सुनवाई होगी तो क्या फैसले होंगे, क्या जनता पहले ही मीडिया के माध्यम से फैसले कर चुकी है, इस सब का कंप्लीट विश्लेषण होगा। पेशेंस के साथ सुनते चलिएगा। सारे पक्ष और विपक्ष आपके सामने रखे जाएंगे। फैसला फाइनली कोर्ट लेगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लेने का समय मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, यदि आप जॉब तलाशते हैं और जॉब से जुड़ी हुई या बाजार से जुड़ी हुई खबरों के अपडेट्स जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक्डइन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यहां पर मैं आपके साथ कुछ बढ़िया पोस्ट समय समय पर साझा करता हूं। आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। यहां से जॉब अपडेट्स भी मिलते रहते हैं और जो अच्छे कनेक्ट्स आप रखना चाहें वो यहां पर बन सकते हैं। चलिए, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए ताकि भविष्य में आपको और बेहतर अपडेट मिलते रहें। तो मामला बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बात हमने अपने एक सेशन में 27 फरवरी को आपके सामने रखी थी, जिस समय दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए आरोप, कौन से आरोप कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने शराब नीति मामले में घोटाला किया है, इस मामले पर जब केस दायर किया हुआ था तो कोर्ट ने बकायदा सुनवाई करके इन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। इनके साथ में 23 लोग थे जिन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया गया था कि नहीं, आप पर आरोप सही साबित नहीं होते। यह एक निचली अदालत का फैसला था। निचली अदालत के फैसले के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आए और कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। यह बात जब हेडलाइन बनने लगी, पूरे तरफ मार्केट में सेंटिमेंट बनने लगा कि केजरीवाल को जिस चलते जेल में डाला गया था वो दिल्ली के इलेक्शन थे क्या, जिसमें सरकार का दबाव सीबीआई और ईडी पर रहा हो, जिस दबाव के चलते केजरीवाल को जेल भेजा गया हो ताकि इलेक्शन में सीबीआई ईडी का यूज करते हुए दिल्ली के चुनावों को जीता जा सके। एक प्रकार का बढ़िया मोमेंटम इस बात का क्रिएट किया गया। हालांकि सीबीआई के बारे में पहले भी सुप्रीम कोर्ट की काफी तल्ख टिप्पणियां रही हैं, जिसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस को लेकर के टिप्पणियां रही हैं। सीबीआई के बारे में पेज्ड कैरेट वाली बात रही है, केज्ड पैरेट की तरह से बात की गई है। तो तमाम प्रकार की चीजें सीबीआई के बारे में पहले भी कही जाती रही हैं। ऐसे में जब कोर्ट के द्वारा इनको बरी किया गया तो इन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त होते ही
बिल्कुल इमोशनल संदेश दिया जो पूरे देश के अंदर बढ़िया वायरल हुआ। लेकिन सीबीआई अपनी इस हार से बौखलाई हुई थी। सीबीआई असल में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ऐसे में जब ये अपने केस से हारती है तो तुरंत हाई कोर्ट का रुख कर लेती है। कोर्ट्स में आप निचली अदालत से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने की मतलब सीढ़ियां हैं जिन्हें आप फॉलो करते चलते हैं। ऐसे में ये तुरंत हाई कोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं कि साहब उन्हें गलत रूप से राहत दे दी गई है, हमारी बात सुने बिना ही दे दी गई। जबकि सीबीआई ने लगातार कई सालों से केजरीवाल के खिलाफ पूरे की पूरे चार्जशीट और उन पर अपनी दलीलें दी थी, और न्यायपालिका ने जब फैसला सुनाया तो उसमें पूरी तरह से सीबीआई के आरोपों को बेबुनियाद पाया था। और न्यायपालिका के फैसले में यह बात निकल कर आई थी कि हां भाई, इन्हें इतना भी आप लोगों ने जो बंद करके रखा ये गलत है। खैर, सीबीआई ऊपर जाती है साहब। सीबीआई जैसे ही हाईकोर्ट में पहुंचती है, हाईकोर्ट सीबीआई की दलील पर इस पूरे केस में, जो अभी ये लोग बरी हुए थे, इस पूरे केस में स्टे दे देती है कि रुकिए, अभी उस फैसले को मान्य ना किया जाए जो निचली अदालत का है, हम इस मामले की पुनः सुनवाई करेंगे। यानी निचली अदालत से राहत बिल्कुल एक तरह से बेराहत सी हो गई, और हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को दोबारा से सुनेंगे साहब। ठीक है साहब। तो ऐसे मामले में इस पूरे मामले के अंदर जो आरोपी थे, जो बरी हुए थे, इन पर हाईकोर्ट का स्टे आया, तो इस बात में स्वाभाविक है कि अब आपको हाईकोर्ट में भी केस लड़ना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अभी रिहा हुआ ही था, अब केस में राहत मिली ही थी, लेकिन इसमें अब हाईकोर्ट फिर से इन्वॉल्व अगर हो रहा है तो यह मामला फिर से घूमता घूमता चलेगा। मामला कब का था? फरवरी एंड का था। मामला जब फरवरी एंड में था तो उसके बाद में यह मामला जब सीबीआई की प्ली के आधार पर हाईकोर्ट में पहुंचा, तो यहां पर केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया, एक परमिशन मांगी कि साहब हमारे कहने पर जो जस्टिस जस्टिस शर्मा जो हैं, इनको आप इस केस से हटा दीजिए, ये हमारा केस ना सुने, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। केजरीवाल जी ने जिस मामले के लिए हाईकोर्ट से परमिशन मांगी, क्या हाईकोर्ट ऐसा कर सकती है? असल में जब केसेस डिसाइड होकर जजेस को बांटे जाते हैं कि आप इस केस को सुनेंगे या आप इस केस को सुनेंगे, हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जब इस बात का फैसला कर रहे होते हैं, रोस्टर के आधार पर तय कर रहे होते हैं, उस समय पर केस जब एक बार बट गए, उस बटने के बाद में केस को परिवर्तित नहीं किया जा सकता हाईकोर्ट के जज के द्वारा, यानी हाईकोर्ट के सीजे के द्वारा। वो जज पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो वो केस छोड़ सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी की इस दलील को कि हाईकोर्ट उनके जज को बदले, यानी सीजे उनके जज को बदले, वो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आप खुद जो आपका केस सुन रहे जस्टिस शर्मा हैं, उनसे जाकर कह दीजिए कि वो केस ना लें, यानी कि वो इस केस की सुनवाई ना करें। क्या न्यायपालिका में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जजेस ने उन केसेस की सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिन केसेस में, क्योंकि जज भी कभी ना कभी वकील रहे होते हैं, उनके भी परिवार हैं, और अगर वकील नहीं रहे, डे वन से जज हैं, तो उनकी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल थिंकिंग हो, अलाइनमेंट हो, और कुछ भी नहीं रहे, अगर कहीं पे ऐसी विचारधारा पहले से प्रूवन हो, तो ऐसे केस में जज बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से कहिए कि लिटमस टेस्ट से होकर गुजरते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब इनके द्वारा ये कहा गया कि मैडम को हटने का आप कहिए सर कि वो इस केस में ना सुनवाई करें, तो हाईकोर्ट ने इनकार कहा कि आप अपने लेवल पर जाकर देख लीजिए, कोई बात नहीं साहब। ये मामला आगे निकलता है। इसके पीछे केजरीवाल जी का तर्क ये था, क्योंकि 11 तारीख को केजरीवाल जी गए थे न्यायपालिका में कहने के लिए कि उन्हें हटवाइए। बोले सर क्या हुआ ना कि 9 मार्च को ईडी वाले भी आए थे मैडम के पास, तो ईडी वालों की सुनवाई करके उन्होंने हमें 29 अप्रैल का टाइम पहले ही दे दिया है, यानी कि ये जज तो पहले से ही हमारे मामले में सख्ती बरतते हुए आ रही हैं। अब इन जज के पास हमारा केस लगा है, आप इन्हें हटवा दीजिए। खैर, हाईकोर्ट ने यह बात नहीं सुनी और इन्हें जज के पास भेज दिया। इस बात की न्यूज बनती है 16 मार्च को कि साहब हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, अब केजरीवाल जी जज के सामने प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर एक खबर आती है कि ये सुप्रीम कोर्ट मूव होते हैं जज को बदलवाने के लिए, लेकिन इसी बीच में एक खबर और निकल कर आती है कि ईडी भी दिल्ली हाईकोर्ट में रुख कर चुकी है केजरीवाल जी के खिलाफ कि साहब इनको बार बार बुलाते हैं, ये आते नहीं है। सीबीआई वाले तो खैर, सीबीआई के मामले में तो इनको राहत मिल गई, ईडी के मामले में भी अभी हमको इनकी सुनवाई करनी है। इस बीच में सब चल ही रहा था। 6 अप्रैल के दिन अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि साहब दिल्ली हाईकोर्ट में मैडम को हटवाने का, यानी कि रिक्यूज करने का जो मामला है, उस मामले में मैं खुद एज ए लॉयर पार्टिसिपेट करूंगा।
क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको वो सारी बातें आए। इसके लिए बकायदा एडवोकेट अधिनियम बना हुआ है। किसी व्यक्ति को अपना केस लड़ने के लिए या किसी भी लोक जनहित के मुद्दे में अगर एज ए लॉयर अपने आप को आप रखना चाहते हैं तो बिना वकालत किए भी एडवोकेट लॉ के आधार पर कर सकते हैं। और उसके अंदर केजरीवाल जी भी अपने आप को कहते हैं कि मैं मेरा केस खुद रखूंगा। चलिए साहब, इनके पास हालांकि बहुत सारे वकीलों का एक्सेस है, लेकिन इसके बाद भी आप खुद मामले की सुनवाई के लिए आगे आते हैं कि साहब मैं अपने आप को प्रेजेंट करूंगा क्योंकि मैं वादी हूं, तो मैं आ गया साहब यहां पे। अब ऐसे में परिवादी के रूप में ये यहां आते हैं साहब। हाईकोर्ट ने केजरीवाल जी को खुद को रिप्रेजेंट करने की परमिशन 6 अप्रैल को दे दी कि आइए और आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। अरविंद केजरीवाल जी साहब यहां पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने पहुंचते हैं ये कहने के लिए कि मैडम आपको अपने इस केस से रेक्यूज कर लेना चाहिए। रेक्यूज का मतलब आप खुद से इनकार कर दीजिए कि आप इस केस को नहीं सुनेंगी। अब थोड़ा सा जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बारे में भी जान लीजिए। मैडम डीयू से पढ़ी हुई हैं, आप अपने समय में बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट रही हुई हैं। आपने डीयू से एलएलबी एलएलएम किया है, फिर पीएचडी की मानद उपाधि भी प्राप्त की है। 24 साल की उम्र में ही आप मजिस्ट्रेट रही और उसके बाद 28 मार्च 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर परमानेंट जज के रूप में आप नियुक्त हुई। तो 2022 से ये दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जज बनी हुई हैं। ठीक है साहब, जब जस्टिस स्वर्णकांत के सामने यह मामला पहुंचता है कि मैडम आप मेरे केस को ना सुने, इस पर फिर केजरीवाल जी को टाइम दिया जाता है कि आप आइए अपनी तरफ से वो कारण बताने के लिए कि मैं क्यों पद पर ना रहूं या फिर मैं इस केस को क्यों ना सुनूं। इन्हें 13 अप्रैल का टाइम दे दिया जाता है। इस बीच में जज के द्वारा सीबीआई से भी कहा जाता है कि भैया आप भी अपना जवाब लेकर आइए। अब ये सीबीआई की क्या कहानी है, क्योंकि एक तरफ सरकार है और एक तरफ केजरीवाल है। देखिए जब भी केसेस होते हैं ना तो एक तरफ स्टेट होता है और एक तरफ वादी और एक तरफ परिवादी होता है। स्टेट की तरफ से सीबीआई है, यानी कि देश की तरफ से, राज्य की तरफ से, और सीबीआई के वकील सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। तो सीबीआई को भी कहा गया कि आप भी ले आना भाई, आपकी भी कोई दलील हो तो वो लेकर आ जाना। टेक्निकली सीबीआई को यह कहा गया कि भैया तुषार मेहता जी को ले आना जब अरविंद केजरीवाल जी जिरह करने आए तो। ओके साहब, तो केजरीवाल जी 13 अप्रैल को पहुंचते हैं, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने प्रेजेंट होते हैं। उनका यह वीडियो उस समय बहुत वायरल होता है। ये अपनी तरफ से कुछ बातें रखते हैं, कुछ 10 पॉइंट निकाल कर रखते हैं कि मैडम मेरे मन में आशंका है कि आप मुझे निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाएंगी। मैं आपके ऊपर आशंका रखता हूं, इसलिए मैं आपसे ये आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस केस से आप अलग हो जाएं। इसमें जो सबसे प्रमुख आरोप था वो ये था कि आप 4 बार आरएसएस से जुड़े हुए एक संगठन के कार्यक्रम में प्रेजेंट हुई हैं और वो ताजा 2025 तक भी हुई हैं। तो चूंकि आप आरएसएस के कार्यक्रम में प्रेजेंट हुई हैं, ऐसे में आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दिखाई पड़ता है। चूंकि मेरा मामला, जो मेरा केस है, वो पूरी तरह राजनीतिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के बारे में राजनीतिक इंटरफेरेंस का कई बार कह चुकी है। एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह जी कह चुके हैं कि केजरीवाल जी को तो सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी। अब इसका मतलब हाई कोर्ट का फैसला पहले से ही लिया जा चुका है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप इस केस से इसलिए हटें क्योंकि आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी से अलाइन करता है और ऐसे में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो निश्चित ही ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस केस की सुनवाई ना करें। जब इनके द्वारा यहां पर दलीलें दी गई तो उन दलीलों में यह दलील सबसे ऊपर थी कि साहब जब 9 मार्च को जब कोर्ट रूम में कोई नहीं था और सीबीआई थी और हम थे, हमें सुना ही नहीं गया। आपने सीबीआई की बात सुनी, इतने दिन तक हमारे बारे में डिस्कशन चला था लोअर कोर्ट में, आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया। आपने कुछ ही मिनट के अंदर हमारे फैसले पर कि सीबीआई कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, आपने हमारे काम पर स्टे दे दिया। एक लोअर कोर्ट की सुनवाई को आपने इग्नोर कर दिया यहां पर। और इससे पहले आपने कहा था कि जो अप्रूवर है, गवाह बने आरोपी हैं, उनके बयान मान्य हैं, लेकिन 5 मिनट की सुनवाई ने आपने कहा कि नहीं, उनकी टिप्पणियां गलत हैं। इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन बनाम ईडी का जो मामला है उसको भी इन्होंने रेफरेंस में लेते हुए कहा कि सर तब भी आपका जो फैसला था वो बायसेस के साथ लगा था। साथ में इन्होंने ये कहा कि लोअर कोर्ट ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जांच करने का कहा था कि उस पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पार्टी बनकर ही नहीं आया, उसकी जगह सीबीआई आई, आपने उसको तब भी राहत दे दी। जिसने मांगी नहीं राहत, उसको भी राहत आपने दे दी। तो ये तो आपके बायसेस दिखाती है कि आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज में सीबीआई अगर सामने खड़ी है तो आप उसके साथ हो लेते हैं। बोले मैडम यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इन मामलों में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आप मेरे पक्ष में नहीं ले पाएंगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मैडम हमारे जितने भी मामले अब तक रहे हैं उन मामलों में सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अधिवक्ता परिषद जो नाम का संगठन है, जो आरएसएस से जुड़ा संगठन है, उस अधिवक्ता परिषद में आप 4 बार शामिल हो चुकी हैं उनके विभिन्न कार्यक्रमों में। ऐसे में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका पास्ट हमारे बारे में ऐसा रहा है कि हमारे खिलाफ फैसला लेने के लिए आप जानी जा रही हैं। साथ ही साथ आपका जो अधिवक्ताओं के साथ संपर्क है, वो वाला संपर्क जो आरएसएस के साथ ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो आप आते जाते हैं, उससे मुझे लगता नहीं है कि आप मेरे साथ न्याय करेंगी। ये आशंका है। चूंकि इनके साथ 8 और लोग भी थे इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, तो उन सब ने भी यही बात बोली कि मैडम हम चाहते हैं कि आप हमारे केस की सुनवाई ना करें, क्योंकि हमारे केस में आपके ऊपर तमाम प्रकार के संदेह हमारे दिमाग में हैं। ऐसे में कुछ तर्क दिए गए कि बहुत से ऐसे केसेस रहे हैं जिन केसेस में जजेस ने खुद को रेक्यूज कर लिया है। सीबीआई की तरफ से थे तुषार मेहता जी, तो तुषार मेहता यहां पर इनको यानी कि जज साहब को ही टेक्निकली डिफेंड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैडम जब फैसला हो जाता है उसके बाद तो रेक्यूज करने का कोई सेंस नहीं रह जाता। और दूसरा, अगर परिवादी यह तय करने लगेगा कि साहब हमको तो इस बहस से हटना है या फिर हमें जज को बदलवाना है, तो बोले ये तो चलेगा नहीं ना। अगर कल को न्याय मांगने जो आया है वो कहे मुझे तो जज ही पसंद नहीं है, आप तो आरोपी हो ना, आप पर तो आरोप है तो आपकी डिमांड नहीं चलेगी। आपने काम गलत किया है, आपको अपने आप को सही सिद्ध करना है। आप उल्टा सवाल पूछने वाले पर ही क्वेश्चन खड़े कर दे रहे हो कि नहीं तुम पेपर में क्वेश्चन गलत टाइट पूछोगे। ये वैसी वाली बात है कि अगर क्लासरूम में टीचर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, आप टीचर पर आरोप लगा दे रहे हैं कि आपका तो मेरे खिलाफ मलाइन पहले से इंटेंशन रहा है। कुछ इस तरह से तुषार मेहता जी ने सीबीआई का पक्ष रखते हुए जज साहब को डिफेंड किया। लेकिन साहब केजरीवाल जी यहां नहीं रुके। उन्होंने तब जो बात रखी 11 अप्रैल को, उसके बाद में फिर 16 अप्रैल को फिर पहुंचते हैं न्यायपालिका और अपनी तरफ से, अच्छा इस बीच में स्वर्णकांत जी ने कहा कि भैया सुनो, ये जो आपने मुझ पर आरोप लगाए हैं इसकी सुनवाई करेंगे हम, आपके आरोपों पर हम सीबीआई को भी बुलवाएंगे और आपका पक्ष भी सुनेंगे, इस मामले की सुनवाई करेंगे कि ठीक है कि आप मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, बहस कर लेते हैं चलो इस बात पर। इस बात के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी फिर 16 तारीख को अपना एक और रिजॉइंडर लेकर पहुंचते हैं कि साहब ये लीजिए, और मुझे आपके साथ 2 शिकायतें और पता चल गई हैं। उनमें से बड़ी शिकायत तो यह है कि मैडम जो आपके बच्चे हैं ना, वो तुषार मेहता जी की फर्म में काम करते हैं। तुषार मेहता जो कि सीबीआई की तरफ से वकील बनकर, सॉलिसिटर जनरल बनकर, सरकारी वकील बनकर के सरकार का केस लड़ रहे हैं। तो मैडम आपके बच्चे जब तुषार मेहता के साथ काम करते हैं और वो मेरे सामने लड़ा हुआ वकील है, वो इस केस में मेरे सामने वाली पार्टी है, ऐसे में आपका तो नेचुरल बायस हो गया तुषार मेहता की तरफ। आप खुद से तुषार मेहता का पक्ष लेंगी क्योंकि आपके बच्चे वहां काम करते हैं। और दूसरा मैडम, आपके जो बच्चे हैं ये सरकारी पैनल्स में, जहां पर केंद्र सरकार के बनाए हुए पैनल्स हैं न्यायपालिका और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, वहां पर एमपैनल्ड वकील हैं आपके बच्चे। तो ऐसे में सरकारी फेवर उनको मिल रहा है, तुषार मेहता जी के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आप सरकार के पक्ष में फैसला क्यों नहीं लेंगी? तो मेरे पास में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें यह पता चले कि आप निष्पक्ष होकर के मेरे लिए न्याय करेंगी। इन्होंने कहा कि ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्क्लोजर है कि मिस्टर ईशान शर्मा, जो इनके बेटे हैं, ऑफ ऑनरेबल जस्टिस इज एम्पैनल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया एज ए ग्रुप ए पैनल काउंसिल फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The same official record further shows that he has also held empanelment of central government work before the High Court of Delhi. साथ ही साथ इनकी बेटी मिस सांभवी शर्मा जो हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि वो एम्पैनल्ड हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, प्लीडर भी हैं हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो मैडम जब आपके बच्चे सरकार की तरफ से
मतलब अनुशंसा पर काम कर रहे हैं, आपके बच्चे तुषार मेहता के साथ काम कर रहे हैं, इन मामलों में मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे लिए न्याय करेंगे? ठीक है साहब, तो यहां पर केजरीवाल जी ने अपनी बात रखी। अब यहां पर ये तुषार मेहता जी जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, सामने खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी, दोनों का मसला है। हाईकोर्ट ने तारीख तय करी कि ठीक है साहब, आइए आपकी बात को हम मानते हैं, इस पर हम सुनवाई करेंगे। 19 अप्रैल के दिन जस्टिस शर्मा ने दोनों पार्टियों को, एक तरफ से सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता और दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल जी को सुनवाई के लिए बुलाया। सुनवाई हुई और यहां पर खुद जज साहब ने कहा कि मैं इस केस से खुद को बाहर नहीं निकालूंगी साहब, और मैं इस केस से खुद को बाहर नहीं निकालूंगी, इसके पीछे का तर्क यह है कि अगर मैं अपने आप को यहां से पीछे हटा लूं तो भी मुझ पर आरोप बना रहेगा कि साहब आपके बच्चे यहां पर हैं, आपने यहां पर अब तक इन इन जगहों पर गई हैं, इसलिए आप केस से बाहर हो गई। इससे पब्लिक में मैसेज यह जाएगा कि मैंने ये आरोप स्वीकार कर लिए कि मैं सरकार की तरफ से काम करती हूं। तो यहां तो पहले इस तरह से गलत काम हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट होकर आपके खिलाफ फैसला दे दूं तो आप ये कहते हुए पाए जाएंगे कि मैंने आपसे आप जो कह रहे थे वो सही था कि आपके खिलाफ तो मैं फैसला लूंगी ही लूंगी। तो दोनों ही स्थितियों में मेरे ऊपर दबाव की स्थिति बन गई, और न्यायपालिका में जजेस के न्याय संगत होने पर फैसला उच्च न्यायपालिका कर सकती हैं, उच्चस्थ न्यायपालिका कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, या चीफ जस्टिस कर सकते हैं। बोले वो फैसला करें कि मैं कितनी इम्पार्शियल हूं। अगर तुम आरोपी हो, तुम पर आरोप लगा है और तुम आकर के यार मेरे सामने ये बात कर दोगे कि साहब आप केस से हट जाओ, तो बोले ये तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। पब्लिक सेंटिमेंट आप अपने साथ ले गए कि साहब यहां पर ये मैडम जो हैं ये इस तरीके से इस पार्टी के लिए काम करती हैं। फैसला अगेंस्ट भी आ गया तो कह दोगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे। मैं पीछे हट गई तो मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो गए। तो मैं फिलहाल के लिए केस से पीछे नहीं हटूंगी, आपकी हर दलील का जवाब दूंगी। सबसे पहली दलील थी कि आपने कहा कि मैं आरएसएस के अंदर अधिवक्ता जो परिषद है वहां जाती हूं। इस पर जज साहब ने कहा कि देखो भाई, न्यायपालिका में जजेस और बार के बीच में, या फिर जजेस और जो वकील हैं उनके बीच में संवाद बना रहता है। जजेस बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं जहां पर वकीलों के द्वारा किसी मुद्दे पर बोलने के लिए बुलवाया जाता है, और ये हम लोग करते रहते हैं, और ये काम पहली बार नहीं है। बहुत सारे जजेस ऐसा करते हैं और हम आते जाते रहते हैं, बहुत सारे जजेस आते हैं, ये कोई आधार नहीं हुआ। दूसरी बात कि साहब मेरे बच्चे तुषार मेहता जी के काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, तो बोले क्या हमारे मूल अधिकार नहीं है? हमारे बच्चे कहीं नौकरी नहीं कर सकते? क्या वो अपने इस काम को करने के लिए कि भाई राजनेता का बेटा राजनेता बन सकता है, कलाकार का बेटा कलाकार बन सकता है, तो भैया मतलब जज का बेटा वकील क्यों नहीं बन सकता, या जज क्यों नहीं बन सकता? बोले ऐसे में अगर वो किसी के साथ काम कर रहे हैं तो किसी के साथ तो काम करेंगे ना। अगर आपके पास कोई ये तर्क होता कि वो उनके साथ काम करते हैं और मैंने उनके पक्ष में फैसले लिए हैं, आपके पास ऐसा कोई आधार होता ये बताने का कि देखो मेरा काम, मतलब मैं जो काम कर रही हूं एज ए जज, मैं उनके हित में ही फैसले लेती हूं, अगर इसका कोई आधार आपके पास होता तब तो वो बेस बनता। फिलहाल आपके सिर्फ आरोप हैं, और उन आरोपों के दम पर मैं अपने इस पद से पीछे नहीं हट सकती, मैं रेक्यूज नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जज साहिबा ने अपने आप को हटाने से इनकार कर दिया कि नहीं साहब, हम तो ये सारी बातें मानते हैं, और बाकायदा ये बढ़िया बातचीत चली, और इस बातचीत के बाद में ये फैसला रिजर्व हुआ। और यहां पर तुषार मेहता जी भी थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से दलीलें रखी। बोले इन्होंने पॉलिटिकल स्टंटबाजी के लिए ये किया है, माहौलबाजी के लिए किया है, वगैरह वगैरह, जो भी आरोप थे वो होते रहे। कुल मिलाकर के मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रख दिए। ये एक बड़ी खबर देश के अंदर बनकर आई कि जज ने इनकार कर दिया कि नहीं हट रहे, अब तुमको तो हमारे साथ केस लड़ना ही है। फिर समय था राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रियाओं में यह वाली बात कही कि साहब 10 पॉइंट दिए गए थे आपको, कि साहब ये 10 पॉइंट हैं, इन 10 पॉइंट पे से आप अपनी तरफ से खुद को एक बार देख लीजिए। बोले आप हम पर तो इन सब चीजों का आरोप लगाते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद ये कह देती हैं कि जिस ट्रायल कोर्ट के जज ने फैसला दिया होगा केजरीवाल जी के पक्ष में वो तो सेट होगा, सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई फैसला नहीं लेती है। बोले ये किस तरह का पार्शियल तरीके का न्याय चल रहा है? इस पर दिल्ली के जो बीजेपी प्रभारी हैं, हेड हैं, उनका कहना था कि साहब अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो बहुत ही तगड़े वाले, कुछ तो इन्होंने वर्ड यूज किया था यार, मैन्युफैक्चर एंड मेड पर्सनल कमेंट, और इनका नैरेटिव बनाना इनको आता है। हाँ,
ही क्रॉस बाउंड्री विद हिज ओवरलाई ट्रेवर स्टाइल, अपनी चालाकियों से वो सीमाएं पार कर जाते हैं, कुछ इस तरह का इन्होंने भी रिमार्क दिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो व्यक्ति अपने बारे में बच्चों की झूठी कसम खा जाता हो, सेना पर सवाल उठाता हो, उनके तर्कों पर तो क्या ही जाएं, मतलब वही सब अपने अपने तपक्ष को रखने में लगे हुए थे। अल्टीमेटली सवाल यह था कि केजरीवाल के आरोप थे और न्यायपालिका का डिफेंस था। खुद न्यायपालिका बचाव देती हुई दिखाई दी कि नहीं भाई, हम पद पर बने रहेंगे, आपके आरोप खड़े रहें। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई वाकई में जज पीछे हटता है? बहुत सारे जज पीछे हटते हैं। जैसे जो फिलहाल हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते अपने पोल बॉडी अपॉइंटमेंट मामले के अंदर पीछे हटे। इनसे जो पहले वाले थे सीजेआई संजीव खन्ना, वो भी ऐसे ही पोल बॉडी के मामले में अपने केस के अंदर अपने आप को रेक्यूज कर गए थे। ऐसे ही अयोध्या मामले के अंदर जस्टिस यूयू ललित थे, उन्होंने केस से खुद को रेक्यूज कर लिया था। यानी कि अपने आप को, और लिस्ट है बड़ी, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस सीटी रविकांत, सीटी रवि कुमार, ये तमाम वो जजेस हैं जिन्होंने अपने आप को केसेस से दूर रखा है अगर मामले इस तरह के बनकर आए हैं। लेकिन जहां तक बात हो वर्तमान जस्टिस शर्मा वाली कि मैडम पीछे नहीं हटी, तो इनकी तरह भी कोई जज हुए हैं क्या? बहुत से जज ऐसे भी हुए हैं। हालांकि मैडम के बारे में एक चीज है कि इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक आपके एमएलए थे नरेश बाल्यान, उनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि नहीं भाई, मैं इस मामले में खुद को रेक्यूज करती हूं। लेकिन क्या ऐसे जजेस की भी लिस्ट है? बिल्कुल है। अरुण मिश्रा हुए, जस्टिस जेएस केहर हुए, एमआर शाह हुए, बेला एम त्रिवेदी हुए, जिन्होंने रेक्यूज करने का लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप केस से हट जाओ, वो केस से नहीं भी हटे। तो तमाम ऐसे मसले मार्केट में उपलब्ध हैं जहां पर रेक्यूज भी हुआ और नहीं भी हुआ। अब सवाल यह है कि जब फैसला आएगा हाई कोर्ट का, तो उसे किस लेंस से देखा जाएगा? केजरीवाल जी के लेंस से, जो उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया, या न्यायपालिका न्याय को स्थापित करते हुए आगे बढ़ने में कामयाब होगी? अल्टीमेटली सवाल यही कि क्या न्यायपालिका को राजनेता जज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक्डइन पर हमें फॉलो करना है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप हमें वहां पर फॉलो कर लीजिए। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।